हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर फिट एंड फाइन यार। वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल सेशन यार। और ये सेशन है हमारे इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस के नाम के। तो सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 76 ईयर 76 साल हम स्वतंत्रता के इस बार मना रहे हैं। 77th इंडिपेंडेंस डे इस बार हम मना रहे हैं। ठीक है, और बहुत खुशी की बात है 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं हमारे इंडिपेंडेंस के। और तो कह सकते हैं कि यार एक वो जो डेवलपमेंट हुए हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में यहाँ पर बात कर रहे होंगे। ठीक है, और वैसे तो स्वतंत्रता दिवस जो है मेजरली मनाया जाता है कि हम इसमें बात करते हैं कि उन वीर जवानों ने जिन्होंने हमें और हमारे इंडिया को, ठीक है, इंडिपेंडेंस दिलवाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। ठीक है, दे गिफ्टेड देयर प्रेजेंट टू द फ्यूचर। ठीक है, दे गिफ्टेड देयर प्रेजेंट टाइम, देयर प्रेजेंट सेंस टू द फ्यूचर। उनके बारे में हम बात करते हैं, बट आज हम यहाँ पर थोड़े डिफरेंट एंगल से यहाँ पर आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे। और इस वीडियो में हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे कि साइंटिफिक रिसर्च इंडिया में कैसे डेवलप हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद से, और अब भी इंडिया में रिसर्च की कितनी कमी है, और उसमें क्या आप कैसे आप योगदान कर सकते हो, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अवेलेबल हैं करंटली इंडिया में रिसर्च में, और पिछले टाइम पर क्या क्या रिसर्च में डेवलपमेंट हुए हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे कि इंडिपेंडेंस से अब तक क्या क्या मेजर इवेंट हमारे रिसर्च इवेंट या साइंस इवेंट्स हुए हैं के बारे में। ये ऑल्सो यार बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है डाउट आ रहा था, या बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक ये भी है कि सर 4-5 महीने रह गए हैं आईआईटी जैम के लिए, तो कैसा वो तैयारी हमें करना चाहिए, तो वो भी हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे। और सिमिलरली सीएसआर नेट और गेट के लिए भी सर 4-5 महीने रह गए हैं, तो वैसे भी उनके लिए भी क्या करना है। ओवरऑल ये कंबाइंड वीडियो रह रहा होगा जिसमें हम बात कर रहे होंगे इंडिया में साइंस का इंपॉर्टेंस अभी तक क्या रहा है और आगे कैसे चलने वाला है। ठीक है, ऑल्सो हम बात करेंगे यहाँ पर आईआईटी जैम के आने वाले प्रिपरेशन टाइम की और सीएसआर नेट के आने वाले प्रिपरेशन। तो तीनों चीज़ों को मैं यहाँ पर कंबाइन करके यहाँ पर बता रहा हूँ। चलिए जय हिंद बोल के करते हैं वीडियो को शुरू। ठीक है, आई होप आपको टीम यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर इंडिया की साइंटिफिक टेक्नोलॉजी माइलस्टोन की हम बात कर रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, ये जो है जिस वेबसाइट पर हम हैं करंटली, ये एक G20 के लिए वेबसाइट बनाई गई थी। ठीक है, अमृत महोत्सव 75 ईयर्स ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें जो है यहाँ पर मेंशन है। सबसे बिगिनिंग विद 1947 टू 1957। तो जो सबसे पहला जो मेजर स्टेप लिया गया था वो था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 5 ईयर प्लान फॉर प्रायोरिटाइज साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, जैसे ही आज़ादी हुई थी सबसे सबसे पहले जो चीज़ प्रायोरिटाइज की गई थी वो चीज़ साइंस रिसर्च को भी मतलब बहुत सारी चीज़ें थी करने को, लेकिन उसमें साइंस रिसर्च को भी एक महत्वपूर्ण दिया गया। और सबसे पहले जो है नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी जो है स्थापित करी गई दिल्ली में, कलकत्ता में, पूना में। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पुणे में और तमिलनाडु। ठीक है, तो सबसे पहले ये हुआ, और इसी के दौरान जो सबसे मेजर काम हुए वो था कि हमारा टीआईएफआर का जो है रिसर्च शुरू हुआ। टीआईएफआर जो है बनाया गया, और भी बहुत सारे एटॉमिक एनर्जी जो है उसकी भी डेवलपमेंट के लिए बात की गई, और बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स जो हैं इंडिया में बनाए गए, इंक्लूडिंग आईआईएससी एंड अदर्स। ठीक है, पहले आईआईटी की भी इस समय शुरुआत हुई थी। ठीक है, टॉकिंग ऑफ 1957 से 1967 के बाद में बात करें तो सबसे बड़ा जो मेजर इवेंट हुआ था वो हुआ था हमारा एग्रीकल्चर रिसर्च और इमरजेंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो मेजर इवेंट था कि यार उस समय खाने की बहुत कमी थी और इस रेवोल्यूशन को चलाया गया। ठीक है, साइंटिफिक टेम्परामेंट से फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड जो हमारे पावर सोर्सेज थे, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट थी, उनको इंडिया में बनाने की जो पहल शुरू करी गई, और इसी को ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है, ऑल्सो इसमें जो है व्हीट और राइस का जो प्रोडक्शन है वो बहुत मेजरली बढ़ाया गया था। ठीक है, और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशन जिसकी वजह से इंडिया में अब आप देख सकते हैं कि इंडिया जो है राइस बॉल ऑफ इंडिया भी कहलाया जाता है, कि सबसे ज्यादा राइस जो है इंडिया से एक्सपोर्ट होता है इस समय दुनिया में। ठीक है, तो इस ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण ही ये पॉसिबल। 1967 से 97 में सबसे पहला जो मेजर इवेंट हुआ वो आर्यभट्टा, इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट जो है स्पेस में भेजी गई। सबको पता है कि यार इसरो का जो कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है स्पेस रिसर्च में। अभी भी मंगलयान 3 गया है, मंगलयान 1 पहले गया था, मंगलयान 2 पहले गया था। ठीक है, तो इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट जो है 19 अप्रैल 1975 को जो है करी गई थी। उसके बाद एक्सरे एस्ट्रोनॉमी में और सोलर फिजिक्स में आर्यभट्टा ने यहाँ पर इस सैटेलाइट ने स्टडी किया था, और उसके बाद और भी जो है डेवलपमेंट्स हुए। सिर्फ ये तो मैं मेजर मेजर इवेंट्स गिनवा रहा हूँ यहाँ पर, ताकि एक टेम्परामेंट हमारा बन सके कि किस तरीके से मेजर इवेंट्स जो हैं इंडिया को
बनाए गए हैं, इंडिया ने एक मेजर इवेंट्स प्रोड्यूस किए हैं टाइम टू टाइम साइंस में, ठीक है। 1977 से 1987 के बीच में अग्नि जो एक हमारी मिसाइल था उसमें जो है किया गया, और आप देख सकते हैं अग्नि 1 से लेकर आज हम अग्नि 5 तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। अग्नि 5 जो है एक बहुत ही सक्सेसफुल मिसाइल है जो दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है, ठीक है। और इसका पहला टेस्ट जो है 1989 में ही किया गया, ठीक है। हाँ जी, तो अग्नि 5 के बाद 1987 से 97 में सबसे बड़ा जो मेजर डेवलपमेंट किया गया वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आया था, ठीक है। और भी बहुत सारी हुई, मैं अगेन बताना चाहूंगा, लेकिन इसमें जो है मेजर हमारा जो है डीएनए आया था, ठीक है। और यहाँ पर ये सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड माइक्रोबायोलॉजी में साइंस डेवलपमेंट हुई, ठीक है। 97 से 2007 में सबसे बड़ा जो इवेंट हुआ था वो पोखरान 2 न्यूक्लियर टेस्ट था। अभी अभी आपको पता है अटोमिक बॉम्ब पर एक मूवी आई थी ओपनहाइमर, और उसमें बताया गया कि कैसे उन्होंने जो है बॉम्ब को बनाया और डेवलप किया। बट अगर आप इंडिया की स्टोरी सुनोगे या इंडिया की स्टोरी कहीं से पढ़ोगे एटॉमिक बॉम्ब बनाने की, तो वो इससे भी ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मेनली ओपनहाइमर मूवी से भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इंडिया का पोखरान 2 टेस्ट, बिकॉज कोई भी ऐसा हुआ क्या था, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब अमेरिका ने न्यूक्लियर पावर बन गया था, अमेरिका ने जब उस समय एटॉमिक बॉम्ब बना लिया था और हिरोशिमा और नागासाकी पर छोड़ दिया था, उसके बाद और भी वो, क्योंकि आपको पता है वो इन्फॉर्मेशन लीक हो गई थी वहां पर, तो उसके बाद रशिया ने भी बनाया, चाइना में नहीं बनाया, और यूके ने भी बनाया। तो कुछ मेजर 5-4 कंट्रीज थी जिन्होंने ये जो है बना लिया था एटॉमिक बॉम्ब। उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया 19 समथिंग 70 के आसपास कि अब तक जिनके पास एटॉमिक बॉम्ब है उन्हीं के पास रहेगा, उसके बाद किसी को भी एटॉमिक बॉम्ब बनाने की या एटॉमिक टेस्टिंग करने की इजाजत नहीं दी जाए, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया गया था आपको पता है, जो फॉर्मल रीजन है वो तो यही दिया गया था कि कोई भी दूसरी कंट्री जो है उसको टेस्ट ना कर सके, ताकि ये जो है वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन ना बन सके, ठीक है। बट आपको पता है कि सेफ्टी, अपने लोगों के सेफ्टी की जरूरत जो है बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। ऑल्दो एवरीबडी नो, जो वो जो ट्रीटी साइन कराई गई थी बड़ी बड़ी कंट्रीज द्वारा, वो इसीलिए बनाई गई थी कि छोटी कंट्रीज कहीं न्यूक्लियर पावर ना बन जाएं और हमें ना धमकाने लगे, कोई छोटी कंट्री कहीं यूएसए को ना धमका दे, इसीलिए उन्होंने ये ट्रीटी साइन करवाई थी सभी देशों से, ठीक है। बट फिर भी ये टेस्ट जो है मतलब किया गया था, थोड़ा सा छुपा के किया गया था, ठीक है। और पोखरान टेस्ट जो है दुनिया से छुपाकर राजस्थान पोखरान में अंडरग्राउंड टेस्टिंग यहाँ पर की गई। अगर ऊपर से ग्राउंड के ऊपर करते तो सैटेलाइट से सबको पता लग जाता कि न्यूक्लियर टेस्टिंग हुई है, इसलिए अंडरग्राउंड टेस्टिंग ये की गई थी छुपा कर, और जो है बॉम्ब बनाने के लिए नहीं कही गई थी, इसको एज इन डिस्गाइज कर कर जो किया गया था वो ये था कि इसका यूज होता है, ठीक है। न्यूक्लियर ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर बॉम्ब का कोई और एप्लीकेशन नहीं है, न्यूक्लियर बॉम्ब का एक बड़ा एप्लीकेशन है कॉपर माइनिंग में, कि अगर आपको कॉपर माइन करना है तो एक्चुअली जहां पर कॉपर का ओर होता है वहां पर आपको एक बॉम्ब फोड़ना पड़ता है, और फिर वहां पर सल्फ्यूरिक एसिड डालकर कॉपर जो है ऊपर आता है, जो रिएक्शन होता है हमारा H2SO4 प्लस Cu गिव CuSO4 प्लस H2, ठीक है। तो उस रिएक्शन से सल्फ्यूरिक एसिड डाल के कॉपर जो है बाहर निकाला जाता है। तो मेजरली अगर हम डायनामाइट की जगह अगर हम ये न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करेंगे तो हम मच मोर जो है कॉपर प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इस बेसिस को बनाकर या इस माइंडसेट को रखकर जो है इंडिया में न्यूक्लियर टेस्ट को कह सकते हैं परमिशन मिली थी, बट ऑल द एवरीबडी नो दैट कि वो एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए ही एक्चुअल में किया गया था। तो बहुत सीक्रेटिव वे में बहुत ही मजेदार है इसके बारे में अगर आप कभी पढ़ेंगे, ठीक है। और अंडर द आप कह सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी में ये पोखरान टेस्ट हुआ। वैसे ऑल्दो जो डेवलपमेंट थी वो 1973 में ही शुरू हो गई थी न्यूक्लियर टेस्टिंग की इंडिया में, बट जो है टेस्ट नहीं हो पाए थे क्योंकि परमिशन नहीं मिल पा रही थी। उसके बाद जब इन्हें परमिशन मिली 11 मई 1988 को, तो इन्होंने लगातार 5 टेस्टिंग करी थी, और फिर दुनिया को डिक्लेयर किया था कि हम जो है अब इंडिया जो है न्यूक्लियर पावर बन चुका है। एक और मैं यहाँ पर मजेदार बात बताना चाहूंगा न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में, कि होता क्या है कि अगर आप न्यूक्लियर, कोई भी देश अगर न्यूक्लियर टेस्टिंग करता है तो वो ऐसा नहीं है, छुपा नहीं सकता दुनिया से, ठीक है। वो दुनिया से इस चीज को छुपा नहीं सकता। क्यों नहीं छुपा सकता? क्योंकि अगर आप अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग भी कर रहे हो ना, तो उसमें जो फ्रिक्वेंसी होती है, जो धमाका होता है, जो फ्रिक्वेंसी होती है, वो अर्थक्वेक के धमाके से बहुत अलग होती है, ठीक है। तो जो सिज्मोग्राफ लगे होते हैं दुनिया भर में, ठीक है, आपको पता है हर कंट्री में, इवन बड़ी बड़ी हर सिटीज में जो है सिज्मोग्राफ लगे होते हैं अर्थक्वेक को मेजर करने के। बट अगर आप कहीं भी न्यूक्लियर टेस्टिंग होगी तो उस सिज्मोग्राफ में ये न्यूक्लियर टेस्टिंग का भी रिजल्ट शो हो जाएगा, और अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी और न्यूक्लियर बॉम्ब की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, इसीलिए
सिस्मोग्राफ पे बहुत इजीली पता लग जाता है कि न्यूक्लियर टेस्टिंग इस कंट्री ने करी है। ठीक है, इसीलिए जो है बेसिकली कह सकते हैं कि दुनिया से छुपाना, ये छुप नहीं सकता अगर न्यूक्लियर टेस्टिंग कोई कर रहा है। इसीलिए इसको अंडरग्राउंड टेस्टिंग किया गया था, और जब सक्सेसफुल हो गया ये टेस्ट तो फिर दुनिया को बता दिया गया कि इंडिया इज अ न्यूक्लियर पावर। ठीक है, और इसी को नेशनल टेक्नोलॉजी डे भी माना जाता है, पोखरान 2 टेस्ट को। ठीक है, बात करेंगे 2007 से 2017 के बीच में, तो चंद्रयान 1 जो है मिशन मून का हुआ था, और ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी इसरो द्वारा। ठीक है, बिकॉज मून पर पहली बार में जो ऑर्बिटर जो हमने डाला था, वो कोई भी कंट्री जो है पहली बार में सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। तो इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू सक्सेसफुली लॉन्च इट्स फर्स्ट एवर मिशन टू द मून। ठीक है, और इसका जो बजट था वो बहुत कम था, जो हॉलीवुड में ग्रेविटी मूवी बनी है उससे भी कम इसका बजट था। ठीक है, और अभी भी जो चंद्रयान 3 अभी गया है रिसेंटली 15-20 दिन पहले, उसका भी बजट जो था, जो इंडिया में मूवी बनी है हमारी, ठीक है, उससे भी कम था। अभी 600-700 करोड़ में एक बहुत ही मूवी बनी है आदि पुरुष, तो उससे भी कम जो है चंद्रयान का बजट था पूरे मिशन का, कि उन्होंने मून तक जो है अब इस बार लैंडर पहुंचाना है, और वो लैंडर जो है ऑलमोस्ट मून तक पहुंच चुका है और 4-5 दिनों में वो लैंड करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मेजर इवेंट हुआ था वो था पोलियो फ्री इंडिया। पोलियो फ्री तो बहुत, मतलब पोलियो की जो डेवलपमेंट थी, वो पोलियो जो मेडिसिन थी उसकी डेवलपमेंट बहुत टाइम से चल रही थी, और फाइनली जो है यहाँ पर 60% ग्लोबल कॉजेज थे 1994 में, बट उसके बाद इंडिया में बहुत ज़्यादा इसमें काम हुआ, और जो है बीमारी को ऑलमोस्ट पूरी तरह से हटा दिया गया। ठीक है, इंडिया बिकेम पोलियो फ्री विद इन 2 decades। फिर मार्स ऑर्बिटर मिशन भी हुआ, यहाँ पर मंगलयान भी हुआ 5 नवंबर 2013 को, ये भी बहुत बड़ा मेजर इवेंट था इंडिया में। अब स्टार्टअप्स पे बहुत ज़्यादा काम हो रही है इंडिया में, बहुत ज़्यादा साइंस स्टार्टअप्स आ रहे हैं इंडिया में। ठीक है, फिर उसके बाद इसरो का गंगायान प्रोग्राम है जो अब आ रहा है, आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा इसके बाद। ऑल्सो कोविड-19 वैक्सीन जो थी, बहुत बड़ा रिसर्च था जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बचाई पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये एक बहुत ही मेजर साइंटिफिक रिसर्च था इंडिया का। ठीक है, इसके बाद आपको पता है अब इंडिया में लाइगो भी सेटअप हो रहा है। ठीक है, जो लाइगो है, लाइट इंफॉर्मेटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, तो वो भी इंडिया में जो है सेटअप होने जा रही है, और एक मेजर इवेंट है वो भी इंडिया के लिए जब वो सेटअप होगी आने वाले। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी हैं, और यहाँ पर बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, और बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में यहाँ पर बात किया जा सकता है, कि हम देखते हैं वर्ल्ड में बहुत सारे साइंटिस्ट जो है सेलिब्रेट किए जा सकते हैं, करते किए जाते हैं मतलब, बट इंडिया में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनको सेलिब्रेट अभी नहीं किया गया है। ठीक है, इसके लिए कभी और फिर से एक वीडियो में और बात करेंगे। फिलहाल आज हम इस वीडियो में बात कर रहे थे मेजर साइंस इवेंट्स के बारे में। आई होप यहाँ पर आपको सही अच्छा लगा होगा इन सब के बारे में पढ़ के, और एक शायद मैंने सब चीज़ें तो यहाँ पर नहीं बताई हैं, बट थोड़ी बहुत चीज़ें ज़रूर यहाँ पर मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं। आई होप इनके बारे में और डिटेल में पढ़ने की चाह। चलिए, अब थोड़ा सा हम यहाँ पर टाइम को यूज़ करते हुए बात करेंगे आईआईटी जैम प्रिपरेशन के बारे में, सीएसआर नेट प्रिपरेशन के बारे में। आने वाले 4-5 महीने में हम ऐसा क्या कर सकते हैं बहुत अच्छे रिजल्ट लेके। Those who do not know me, this is your educator Shanu Arora. I'm SC from IIT Bombay, All India Rank 25 IIT Jam. Yeah, I've cracked several exams like TIFR, JEST, GATE, CSR Net, PET-PG, and many other exams here. Okay, one of the top educators here on Unacademy. I've given many selections in IIT Jam, CSR Net. आप देख सकते हैं जैम 20 में बहुत बम्पर सिलेक्शन रहे थे, जेस्ट 23 में बहुत अच्छे सिलेक्शन रहे थे, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया रैंक 1। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन सिलेक्शन जो है यहाँ। नाउ टॉकिंग अबाउट, अगर आप आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर सीएसआर के बारे में भी बात कर लेंगे। ठीक है, और एक जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है वो ये है कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने का चाह रहे हैं या अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो 19 अगस्त तक ये ऑफर है कि आपको फ्री मंथ्स मिल, तो आप देख सकते हैं ये फ्री मंथ्स मिल रहे हैं। नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है, अरोरा 10 कोड या एस 10 कोड लगाकर आप जो है इन ऑफर्स को अवेल भी कर सकते हैं। ठीक है? आप देख सकते हैं साइट्स यहाँ, गेट के लिए भी जो है नया बैच स्टार्ट हो रहा है, सीएसआर नेट के लिए भी नया बैच स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली यार स्टूडेंट्स की डिमांड की वजह से आईआईटी जैम और सीएसआर नेट के जो बैचेज हैं यहाँ पर हर 15 दिन या हर 20 दिन में आप कह सकते हैं स्टार्ट होते हैं, बिकॉज स्टूडेंट की डिमांड ही इतना है। और बहुत सारे स्टूडेंट जब नए ज्वाइन करते हैं तो हम नया बैच ही स्टार्ट कर देते हैं, ताकि बच्चा जो है बेसिकली आसानी से अपना कोर्स जो है स्टार्ट कर सके, और एक अलाइंड वे में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में वो दोबारा से पढ़ सके। तो प्रतिज्ञा बैच फॉर जैम 24 एंड जैम 25 इज ऑल्सो लाइव।
किया बैच का शेड्यूल कुछ इस तरीके जैसा भी है। कुछ यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं और उसके बाद सबसे पहले आईआईटी जैम वालों के लिए मैं बात करूंगा सर। जैम की हमें तैयारी करनी है तो किस तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता हूँ सर, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। फिर सीएसआर नेट और गेट वालों के लिए भी जैम 24 की पहले बात करेंगे, फिर जैम 25 वालों के लिए भी मैं यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ। उसके बाद सीएसआर दिसंबर जून के बारे में भी डिस्कशन कर रहे होंगे और गेट के बारे में भी डिस्कशन। सबसे पहले जैम 2020 आपको पता है आईआईटी जैम का अनाउंसमेंट हो चुका है। 11 फरवरी को इस बार जो है आई थिंक एग्जाम होने वाला है जैम का। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। अगर आप बात करें, आज 15 अगस्त हो गई है। 15 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मंथ, 2 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, ऑलमोस्ट 5 मंथ, 6 मंथ हैं आपके पास वैसे। बट कह सकते हैं यार लास्ट का 1 मंथ तो आप क्या ही होगा उसमें या क्या नहीं होगा, मतलब वो तो रिवीजन वाला हो गया मंथ यार हमारा। ठीक है, मेनली अगर हम बात करें हमारे पास 5 महीने है, तो 5 मंथ्स में देखो यार, बात अगर मैं करूं ऑनेस्टली तो बहुत कुछ किया भी जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं उनकी बात करूं यहाँ पर, जो बहुत सारे बच्चे होंगे जो यार अपनी तैयारी या तो रीस्टार्ट करना चाह रहे होंगे या अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिन्होंने यार शायद सीयूएट पीजी का पहले एग्जाम दिया, फिर एडमिशन नहीं हुआ, अब सोच रहे हैं कि यार अब ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। या हो सकता है बहुत सारे बच्चे हों जो इस समय बीएससी थर्ड ईयर में आए हों और अब सोचना उन्होंने स्टार्ट किया हो कि यार मेरे को इस साल क्या करना है, अगले साल कहीं ना कहीं एडमिशन तो लेना ही है, तो आईआईटी जैम की तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो सीधे सीधे में आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि यार कैसे करनी चाहिए तैयारी और क्या अभी अच्छा कॉलेज मिलना पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, सबसे बड़ा डाउट यही आता है कि सर अगर मैं अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा, क्या मैं आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली पहुंच सकता हूं। तो मेरा ये मानना है और मेरे पास्ट एक्सपीरियंस में या मेरे जो स्टूडेंट्स रहे हैं उसके हिसाब से अगर मैं बताऊं तो बिल्कुल जो है क्लियर किया जा सकता है एग्जाम। ठीक है, आईआईटी जैम एग्जाम क्लियर करके आईआईटी बॉम्बे दिल्ली भी पहुंचा जा सकता है। देखो कैसे, सबसे पहले जो हमारा टारगेट है, जो नया स्टूडेंट अगर वो स्टार्ट कर रहा है अपनी प्रिपरेशन, ठीक है, सबसे पहला जो टारगेट है वो यही है कि यार पहले तो आपको करना है सिलेबस कंप्लीट। सबसे पहले आपका टारगेट है कि सिलेबस को कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको उसको रिवाइज करना है और उसके बाद आपको प्रैक्टिस एंड पीवाई, प्रैक्टिस पीवाईक्यू वगैरह लगानी है और चौथा काम है आपका मॉक टेस्ट देना। ठीक है, ये मेनली चार चार कंपोनेंट्स ऑफ तैयारी होते हैं। सबसे पहले सर सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। तो देखो अगर मैं अपनी क्लासेस का एग्जांपल दूं तो आप कैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं उसके बारे में मैं यहाँ, ठीक है। तो ये है मेरा शेड्यूल जैम 24 के लिए। ठीक है, जैम 24 के लिए ये शेड्यूल है, तो आपको दिख रहा होगा नहीं तो तो जो लोग देखो यार अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं अपनी, यार का सीन क्या रहेगा। देखो अभी जो है मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। अगस्त में मान लो आप 15 अगस्त को आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो फिर ये किया, फिर ये लाइव करोगे मेरे साथ, ये लाइव करोगे और ये लाइव, ये जो है डेली 6 से 8 हो रहा है। 6 PM से 8 PM तक मेरी डेली क्लास हो रही है। आप देख सकते हो 15 नवंबर आते आते आपके ये 4 सब्जेक्ट हो चुके होंगे लाइव। लाइव, उसके साथ साथ आपको क्या करना है सर, रिकॉर्डेड देखना है, क्योंकि सिर्फ लाइव से काम नहीं चल पाएगा, आपको रिकॉर्डेड भी देखना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि आप नवंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें ताकि रिवीजन कर सकें। ये जो है आप बम्पर रिकॉर्डेड कोर्सेज में आप यहाँ पर, ठीक है, कम से कम अगर आपको अभी तैयारी शुरू करनी है और ऐसी तैयारी शुरू करनी है कि मुझे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली लेवल जाना है, तो यार कोशिश करो 15 नवंबर तक अपना सिलेबस जो है अच्छे से कंप्लीट करो। ठीक है, दिसंबर भी कर लोगे कोई बात नहीं, मतलब दिसंबर फर्स्ट वीक तक हद से हद कर लो यार। ठीक है, तो आप देख सकते हो डेली आपको कितना पढ़ना है। अगर क्लासेस की बात करूं तो 2 घंटा आपको लाइव लेना है और 2 घंटा आपको रिकॉर्ड देखना है। केवल 4 घंटे की अगर आप डेली क्लासेस देखते हो, केवल 4 घंटे की, तो आप देखिए
15 नवंबर से पहले पहले गारंटीड अपना सिलेबस कंप्लीट। गारंटी समझते हो कि शुरू करोगे तो पक्का हो जाएगा, क्योंकि मेरा सिलेबस, क्योंकि मैं तो अपने शेड्यूल के हिसाब से चल ही रहा हूँ। 15 नवंबर तक ये 4 कोर्सेज तो आप लाइव देख ही लोगे, और बाकी रिकॉर्डेड आपके हाथ में है। आप जो है 7 सब्जेक्ट्स हैं IIT जैम फिजिक्स में, बड़े प्यार से जो है आप इस चीज को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, मुद्दे की बात तो ये हो गई सर कि यार सिलेबस देखो, सिलेबस सबसे बड़ी जो टेंशन होती है बच्चे के दिमाग में वो सिलेबस की ही होती है। अब के बाद आता है कि चलो सर सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब रिवीजन क्या होगा, प्रैक्टिस क्या होगा। देखो, अब जब आप ये क्लासेस देखोगे तो आपके पास दो चीजें होंगी, IIT नोट्स, IIT जैम के बहुत ही अच्छे नोट्स और उनके शॉर्ट नोट्स। IIT जैम के नोट्स आप मेरे जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ उससे, और शॉर्ट नोट्स आप अपने आप बनाओगे जो जो आप साथ में रिवाइज करते थे। चलो ठीक है, ये चीजें आपको करनी है। अब उसके बाद सर रिवीजन प्रैक्टिस भी मैं करवा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो एक साल में जो क्लासेस रहती हैं वो ये रहती हैं, 2 बार डिटेल, 2 बार रिवीजन, 2 बार प्रैक्टिस, 2 बार PYQ एंड वीकली संडे टेस्ट। 52 संडे होते हैं तो 52 टेस्ट आपको मिलते हैं, फुल मेगा मॉक टेस्ट और IIT जैम जस्ट TIFR सबके PYQs में यहाँ पर क्लास। रिवीजन और प्रैक्टिस का शेड्यूल कुछ इस तरीके से है, अगस्त से नवंबर तक हम रिवीजन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और यहाँ पर भी हम तो बेसिकली ये मेनली दिसंबर जनवरी में हम रिवीजन प्लस ये कर रहे हैं, रिवीजन प्रैक्टिस और PYQ हम कर रहे होंगे दिसंबर से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पूरी बम्पर तैयारी यहाँ पर आपकी चल रही होगी कि डिटेल कोर्स हो जाएंगे, उसके बाद आपके रिवीजन प्रैक्टिस चल रहा होगा और PYQ चल। ठीक है, और सबसे बड़ा डाउट यहाँ पर ये आ जाता है कि सर कितने घंटे यहाँ पर पढ़ना है, अगर डेली कितने घंटे पढ़ूंगा कि सर मेरा काम बन जाएगा। देखो, कोई इस चीज़ की कोई लिमिट नहीं होती है यार, हर बच्चा अलग होता है, हर किसी का अपना अपना जो है आप कह सकते हैं डाइट अलग है हर किसी की। ठीक है, बट अगर मैं आपसे कहूँ कि यार इतना तो पढ़ना ही चाहिए, कम से कम मिनिमम टाइम अगर इतना दोगे, मैंने कहा आपको 2 घंटे आपको लाइव क्लास या 2 घंटे आपका रिकॉर्ड क्लास, और उसके अलावा 3 घंटे अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो, तो इतना आपको ज़रूर करना चाहिए ताकि आप अच्छी रैंक सिक्योर कर सको। कम से कम 6 से 7 घंटा आपको डेली अब पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि यार सिलेबस अगर हम देखें तो बहुत कम सिलेबस भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सिलेबस भी नहीं है, ऐसा है कि अचीवेबल है। ठीक है, आराम से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं उन बच्चों की बात करना चाहूँगा जो कहेंगे कि सर हम तो पहले से पढ़ रहे हैं, जनवरी से हमने स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशन, सिलेबस इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, हमें क्या करना चाहिए। आपको रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जो भी नोट्स आपने बनाए हैं उनका रिवीजन करिए अच्छे से, उनका प्रैक्टिस करिए अच्छे से, और बहुत अच्छे मार्क्स आप यहाँ पर लेके आ। ठीक है, फिलहाल इतना ही बताएंगे, उसके आगे अब बढ़ेंगे CSR के बारे में डिस्कस। ठीक है, IIT जैम की क्लासेस डेली 6 PM पर होती हैं, जैम और CSET PG, जैम 24 और जैम 20। बात करें अगर IIT जैम 25 वालों के लिए, तो यार जैम 25 वालों के लिए यही निर्देश है कि अभी जैम 24 का जो बैच चल रहा है उसी को आप लगे रहो। ठीक है, और जनवरी मंथ से, जनवरी 2023 से आपके जो है सेपरेट बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे, दिसंबर में ही स्टार्ट हो जाते हैं वैसे तो एक्सक्लूसिव बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल आप अर्ली बर्ड बैच में यानी कि जैम 24 वालों के साथ ही अपनी तैयारी करो, और इसी शेड्यूल को आप भी फॉलो करो। ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन जब तक कोर्सेज कंप्लीट करो। आपके लिए बस एक एक्स्ट्रा पॉइंट रहेगा कि बुक्स भी अच्छे से पढ़ो। ठीक है, आपके पास जैम 25 वालों के पास टाइम है अच्छे से बुक्स पढ़ने का, तो बुक्स पर भी अच्छे से फोकस आप लोग। बात करेंगे सर CSR नेट वालों के लिए, यार CSR नेट वाले अब क्या करें सर, थोड़ा सा CSR नेट वालों के बारे में यहाँ। यार देखो, CSR का एग्जाम अब अगर हम बात करें दिसंबर वालों के लिए, इससे पहले तो दिसंबर वाला आने वाला है। बात करें अगर जून 2024 की, तो उसमें तो देखो काफ़ी समय है। ठीक है, दिसंबर 2023 वालों की अगर हम बात करें, ठीक है, में ये है कि यार अभी हमारे पास अगस्त चल रहा है, सितंबर, 15 दिसंबर तक तो पेपर हो ही जाएगा। 15 दिसंबर तक तो पेपर हर साल हो ही जाता है। तो 1 मंथ, 2 मंथ और 3, ये आ गया हमारा 1 मंथ, मंथ मंथ और ये 4 मंथ। आप ये कह सकते हैं कि पूरा पूरा जो है 4 महीने का हमारे पास अभी। क्या सर अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है 4 महीनों में? देखो, मैं ये कहूंगा बहुत अच्छी प्रिपरेशन तो शायद ना हो पाए, लेकिन अच्छी प्रिपरेशन जरूर हो। 4 महीनों में अभी बहुत अच्छा टाइम है, और अगर मेहनत करोगे तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन भी आप कर सकते हैं।
अभी मैं अपने एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल दूंगा जिसने अभी जो है फरवरी में स्टार्ट की थी अपनी प्रिपरेशन, और वो जून वाला अटेम्प्ट उसने दिया, ठीक है, और उसके 85 मार्क्स आए हैं, और उसका जो ऑल इंडिया रैंक है वो 127 आया। 4 महीनों में ही ऑल इंडिया रैंक 127 जेआरएफ में लेके आया है, 4 महीने की बम्पर प्रिपरेशन, ठीक है। तो आप देख सकते हो अगर वो कर सकता है तो आप भी यहाँ पर कर सकते हो। करना क्या है देखो, अगर आप CSR नेट का पेपर देखोगे तो CSR नेट का पेपर कितने मार्क्स का होता है, देखो तो ये 200 मार्क्स का होता है, लेकिन टोटल 280 मार्क्स का पेपर जो है आता है। इसमें क्या आते हैं, ऑप्शंस बहुत आते हैं, जैसे कि जो सेक्शन ए होता है में आपके पास दिए जाते हैं आपको 20 क्वेश्चन, आपको 15 ही करने होते हैं। सेक्शन बी में 25 क्वेश्चन करने हैं 30 में से, ठीक है, आई मीन 20 क्वेश्चन करने होते हैं 25 में से, चेक कर लीजिए, क्वेश्चन करने होते हैं 25 में। सेक्शन सी में 20 क्वेश्चन करने होते हैं 30। तो आप देखिए आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइस है, करीब 280 मार्क्स का आपके पास पेपर आता है, और जिसमें से आपको करना कितना है 200 मार्क्स का। इसमें से भी कट ऑफ कितनी जा रही है, जेआरएफ की कट ऑफ, जेआरएफ की कट ऑफ इस बार कितनी गई थी, 80 मार्क्स गई थी, ठीक है। अगर बहुत इजी पेपर भी आ गया तो अप्रोक्सीमेटली लगा लो यार 100 के आसपास लगा लो कि मैक्सिमम, अगर आपने 100 मार्क्स स्कोर कर दिए हैं तो इस बात की गारंटी ही समझिए कि आप जेआरएफ में रैंक ले आएंगे, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है कि अगर आपने 80 मार्क्स अगर आप ले आते हैं तो आप मान 100 मार्क्स अगर आप ले आते हैं तो मान के चलिए आपके जीआरएफ में आ जाए। अब सर यानी कि आपको मेनली, अगर मैं दिसंबर 2023 वालों की बात करूं, ठीक है, मैं यहाँ पर जनवरी 2023 जनवरी वालों जून की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दिसंबर वालों की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो उनको लाने हैं टारगेट 100 मार्क्स, ठीक है। अगर आप 100 मार्क्स टारगेट करोगे तो देखो बहुत आसान है। पार्ट ए जो है वो 30 मार्क्स का आता है, बिल्कुल हलवा मार्क्स आते हैं, बिल्कुल इजी पेपर होता है ये। पार्ट ए मतलब जनरल एप्टीट्यूड को टारगेट करो। मैथमेटिकल फिजिक्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो को टारगेट करो, 40 से 45 मार्क्स इसमें पेपर आता है, हर साल इतने मार्क्स का पेपर आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो 30 से 35 मार्क्स का हर साल आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं बात करूं, ये मैं इजी इजी सब्जेक्ट लिख रहा हूँ, 30 से 35 मार्क्स का हर साल आता है। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स की मैं बात करूं, एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स 20 से 20 मार्क्स के आसपास आप हर साल आता है, ठीक है। उसके बाद आप और इजी सब्जेक्ट लगा लो जो आपको अच्छा लगे, मतलब पहले तो इनको ही जोड़ लो, देखो इनको अगर मैं जोड़ूं तो कितना हो जाएगा, कम 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 ही जोड़ लेते हैं, 70 100, ये 150 मार्क्स हो गए। आप समझ रहे हो, मैंने मिनिमम मिनिमम जोड़े हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली 140 150 मार्क्स के आसपास हो गए। 150 भी नहीं तो अगर आप लगा लीजिए 130 से 150 के मार्क्स के बीच में ये हो गया। तो मेरा यही कहना है कि जो दिसंबर वाले बच्चे हैं, अगर यही 5 सब्जेक्ट अगर अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, ये आप सब्जेक्ट बदल सकते हो, सब्जेक्ट और भी हैं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ यही सब्जेक्ट आप कर सकते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स है, ठीक है, और आपका क्वांटम मैकेनिक्स है, आपका स्टैटमैक है, ठीक है, और भी आपके सब्जेक्ट्स हैं। बेसिकली कुल मिला के मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो ईजी हैं और जो स्कोरिंग है। कंडेंस मैटर फिजिक्स है, ठीक है, ये भी सब अपने आप में बहुत मार्क्स के आते हैं। तो मैंने कहा ना ऑप्शंस आते हैं, आपके पास ऑप्शन है, आपको 200 मार्क्स भी नहीं करना है दिसंबर 2023 वालों को, ठीक है, दिसंबर 2023 वालों को तो भाई केवल 100 मार्क्स लाने हैं। और अगर आप 150 मार्क्स या 130 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आ जाते हो, और अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो करीब करीब 100 मार्क्स आपके यहाँ पर आ जाने चाहिए। तो आप देख सकते हैं, मैं ये इस शेड्यूल से या ये चीज़ों से यहाँ पर मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि यार बहुत ज़्यादा टफ नहीं है पेपर, ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स पर फोकस करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर अल्टीमेटली छोड़ के ही आना है, ठीक है। क्योंकि यार 280 मार्क्स का पेपर आप कर ही नहीं सकते ना, वो अलाउ ही नहीं करेंगे। 200 मार्क्स का अलाउ करना है तो समझ लो फिर भी 3 सब्जेक्ट तो छोड़ के आने ही आने हैं कुल मिलाकर। तो वाई नॉट, जितने ज़्यादा सब्जेक्ट होंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, नो डाउट। बट अगर आपके पास टाइम है, कम है, तो मैं यही कहूँगा कि लिमिटेड सिलेबस पर फोकस करो, लिमिटेड ओनली आप सब्जेक्ट्स पर फोकस करो। पहले इन इन सब्जेक्ट्स को इतना अच्छा कर लो कि इनमें सारे क्वेश्चंस आपके बनने चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है?
कुल मिला के मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बहुत सारा सब्जेक्ट्स पे ना फोकस करते हुए लिमिटेड अमाउंट ऑफ सिलेबस पर ही आप फोकस करो इस समय पर। ठीक है, पहले देखो यार, मुद्दे की बात यही है कि अगर आपको कोई बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, अगर एक आपको ऊंची बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, तो यार उसका सब, उसकी जो बेस है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। कि जो नींव है, जो बेस है वो मजबूत होना चाहिए। बेस क्या होगा, आपके ये 5 सब्जेक्ट जो है आपके बेस हो गए, कि आपका बेस स्ट्रांग हो गया। उसके बाद 1 बाय 1 करके आप और सिलेबस बढ़ाएं और ऑल इंडिया रैंक 1 तक जाए। ठीक है, पहले हमारा टारगेट है 100 मार्क्स सिक्योर करना, उसके बाद 120, फिर 140, 160। सही है, बात समझ में आ रही है? पहले हमारा काम है कि इस 100 मार्क्स को सिक्योर करना, ताकि हम जो है अच्छे से अच्छी रैंक यहाँ पर ला सके, कम से कम CSR नेट क्रैक हो जाए, हमें PhD में एडमिशन मिलना स्टार्ट हो जाए, हमें GRF में स्कॉलरशिप मिलना स्टार्ट हो जाए अगर हम PhD ऑलरेडी। ये है हमारा टारगेट। अगर गेट वालों के लिए हम बात करें तो देखो, गेट एग्जाम भी इस साल क्या है, फरवरी में है, और उनके लिए भी करीब करीब आप लगा लीजिए 7 मंथ्स करीब है, 6 मंथ्स के आसपास ही लगा लीजिए, जैम वाला ही टाइम है। और आपके लिए भी यही हिदायत है कि यार गेट एग्जाम में भी ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, और गेट एग्जाम में ये रहता है कि आपको भी मेजरली आप सिलेबस पर फोकस करें, लिमिटेड अमाउंट पहले। ठीक है, गेट वाले भी कोशिश करें कि जो भी सब्जेक्ट्स पहले आपको अच्छे लगते हैं या जो आपको पढ़ने हैं उनको आप कवर अप करिए। और गेट एग्जाम में अगर आपके 50 से 60 मार्क्स आ जाते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स माने जाते हैं आउट ऑफ 100। ठीक है, तो कोशिश करिए 50 से 60 ट्राई करने की। तो 6 सब्जेक्ट अगर आप फोकस कर लेते हैं, ठीक है, केवल 6 सब्जेक्ट पर अगर आप आउट ऑफ 10, क्योंकि 10 सब्जेक्ट हैं, गेट में भी 10 सब्जेक्ट हैं, CSR में भी 10 सब्जेक्ट हैं फिजिक्स में, तो अगर आप 5 या 6 सब्जेक्ट को आउट ऑफ 10 अगर फोकस कर लेते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पर लेके। ठीक है, इसी के साथ वीडियो का समाप्ति करेंगे यार। ठीक है, बात बताना चाहूंगा, कुछ शेड्यूल है मेरा इस तरीके से, क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3। ठीक है, फिलहाल ये क्लासेस हमारी चल रही हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ठीक है। गेट में हम जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हैं यहाँ। CSR नेट में हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी चल रहा है, और इधर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, 3 सब्जेक्ट जो है यहाँ पर कैन ज्वाइन, टाइमिंग यहाँ पर है। और एक प्रैक्टिस क्लास भी जो है चल रही होगी डेली यूट्यूब पर, शायद अप्रॉक्सीमेटली 8 PM के आसपास 2-4 दिनों में स्टार्ट हो जाएगी, विल लेट यू नो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर प्रैक्टिस क्लास का टाइम। ठीक है यार, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन, सी यू देयर इन द नेक्स्ट। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं।